Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the diuretics agents. Basically हम पढ़ रहे थे ड्रग यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर में ड्रग यूज़ होती हैं उनके बारे में कल हमने डिजिटलिस्ट को डिस्कस किया था. डिजिटलिस्ट कैसे यूज़ की जाती है, क्या उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, पूरी फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था. अब डायरेटिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हार्ट फेलियर में. और डायरेटिक्स आप देखेंगे तो डायरेटिक आप एंटी हाइपरटेंसिव में डायरेटिक पढ़ेंगे. एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा जो आपकी कुछ और ड्रग भी होती हैं जैसे कि आपका, और डायरेटिक पोजीशन तो वैसे है नहीं आपके में, बस ये है कि इसकी एप्लीकेशंस हैं. तो मेन डायरेटिक्स जो आपके सिलेबस में है वो आपका हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं उसके अंदर है. इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी आपका डायरेटिक्स का दे रखा है कि डायरेटिक्स का क्या रोल होता है. ठीक है, तो डायरेटिक्स पहले हम समझ लें कि डायरेटिक्स है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे इसका रोल क्या है. क्योंकि डायरेटिक्स मैं एक बार पढ़ाऊँगा, फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव में हम केवल डायरेटिक्स का रोल देखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहीं पर हम डायरेटिक्स को डिस्कस कर देते हैं. रोल बस एंटी हाइपरटेंसिव देखना पड़ेगा, डायरेटिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पर हम ऑनली डायरेटिक्स पहले पढ़ते हैं और डायरेटिक को समझने के बाद में इसका क्या रोल होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो हम देखेंगे. ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द डायरेटिक्स. डायरेटिक एजेंट्स. तो डायरेटिक्स का मतलब क्या है कि डायरेटिक्स आर द दोज एजेंट्स दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं. वो सभी एजेंट क्या हैं, यूरिन जो डायरेटिक एजेंट कहलाते हैं. मतलब यूरिन के फॉर्मेशन, यूरिन आउटपुट को वो इंक्रीज़ करते हैं, वो एजेंट डायरेटिक एजेंट्स कहलाते हैं. मतलब हमारी एक तरह से ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड है उस फ्लूइड को बाहर निकालने का काम, फ्लूइड अगर कम निकल रहा है या फ्लूइड को ज़्यादा बाहर निकालना है बॉडी फ्लूइड को, तो बॉडी फ्लूइड को बाहर ज़्यादा निकालने का काम क्या है, डायरेटिक्स का काम होता है. अब डिस्कस करते हैं डायरेटिक्स. दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द सोडियम आयन एंड वाटर इन द यूरिन. यानी कि वो ड्रग्स जिसकी वजह से सोडियम आयन कंसनट्रेशंस और साथ में वाटर कंसनट्रेशन यूरिन में बढ़ जाती है, वो ड्रग क्या है, डायरेटिक्स हैं. ऑल द डायरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन. सभी तरह के डायरेटिक्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वाटर कंटेंट को बाहर निकालते हैं. बॉडी से वाटर कंटेंट को बाहर, या एक्सक्रीशन जो वाटर कंटेंट है उसको बढ़ा देते हैं जो थ्रू द यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर कंटेंट बाहर निकालने का काम करते हैं. क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेली इसके जो क्लासिफिकेशन में आपके 3 तरह के होंगे. पहला है हाई इफिशिएंसी डायरेटिक्स, दूसरा है मीडियम इफिशिएंसी डायरेटिक्स, थर्ड इज़ द वीक और एडजस्टेंट डायरेटिक्स. तो पहले हम बात करेंगे हाई इफिशिएंट डायरेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा इफिशिएंस हैं, जो यूरिन आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. उसमें पहले आता है सल्फोनाइड डेरिवेटिव होते हैं जैसे फिरोसिमाइड, ब्यूटामिनाइड, टॉर्सिमाइड. इसके अलावा आपका फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव आता है, एथेक्रानिक एसिड होता है. मीडियम इफिशिएंसी की बात करें यानी कि उससे थोड़ा सा कम यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे तो बेंजोथाइजाइड डेरिवेटिव्स कंपाउंड होते हैं, जैसे हम बेंजोथाइजाइड्स कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, बेंजोथाइजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाइजाइड्स और क्लोपापाइड. ये सभी होते हैं आपके मीडियम इफिशिएंसी. और थाइजाइड में आपका क्लोरोथाइडोन, मेटालोजोन्स, जीमापाइड्स, इंडोपामाइड्स, दीज आर द सभी थाइजाइड डायरेटिक्स हो गए. वीक और एडजस्टेंट डायरेटिक्स क्या होंगे, इनका इफेक्ट कम होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को फॉर्मेशन को कम करेंगे, लेकिन बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रिडक्शन को बढ़ा देते हैं. पोटेशियम जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एस्ट्राजोलामाइड. पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में आपके 2 तरह के होते हैं, एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, स्पाइरोलेक्टोन और एप्लिनोरन. और इनहिबिटर ऑफ द एपिथेलियल सोडियम चैनल को जो इनहिबिट कर देते हैं वो आपका ट्राइमेट्रामीन और अमाइलोराइड्स. ठीक है, और लास्ट में द ऑस्मोटिक डायरेटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जैसे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मैनिटॉल, आइसोरबाइड और ग्लिसरॉल. तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स. अब बात करते हैं हम इसके कहाँ कहाँ कौन से एक्ट होते हैं. मैं यहाँ से समझा दूँगा आपको क्लियर. यहाँ से एक तरह से इसको पहले यूनिट रूल को समझ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, मैं यहाँ पे और क्लियर कर दे रहा हूँ. जैसे ये क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस एपरेटस है. ग्लोमेरुलस एपरेटस से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये एक मिनट जाइए, ये क्या है, ग्लोमेरुलस एपरेटस है. ग्लोमेरुलस एपरेटस से हम जस्ट आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या आता है, ये प्रॉक्सिमल, ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल. ये पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स हो गई. उसके बाद लूप ऑफ फेनल, ये वाला पोर्शन होता है लूप ऑफ फेनल. फिर आपके बाद में कलेक्टिंग डिस्टल ट्यूब जाती है, डिस्टल ट्यूबुल्स ये पोर्शन हो जाता है. और ये आपका क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है. तो इन्हीं सब, तो ये 4 साइड होती हैं जिस पे मेनली ड्रग एक्ट होती है, या तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे एक्ट होगी,
या आपका लूप ऑफ फिनल पे एक्ट होती है, या आपके डिस्टल ट्यूबल्स पे एक्ट होगी, या आपके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं। तो साइड फर्स्ट क्या हो गई, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स। साइड सेकंड क्या हो गई, ये आपका असेंडिंग है, असेंडिंग लूप ऑफ फिनल, और ये डिसेंडिंग, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनल। लूप ऑफ फिनल जो होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनल, ये असेंडिंग लूप ऑफ फिनल। तो यहाँ पर जो साइड होती है साइड सेकंड है। साइड थर्ड क्या है, ये आपका डिस्टल ट्यूबल्स है। और साइड फोर्थ कौन सी होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है। तो यहीं पर डक्ट होती है। अब बात करते हैं हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स, यानी लूप डायरेटिक्स भी बोलते हैं, जिसमें फेरोसिमाइड में कंपाउंड होता है। हाई सीलिंग डायरेटिक्स हैव ए मेजर एक्शन ऑन रीजनल ट्यूबुलर एक्शन, दे प्रोड्यूस ए पीक डायरेटिक एक्शंस एंड ग्रेटर देन अदर डायरेटिक्स। ये डायरेटिक इफेक्ट जो मेजर डायरेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, लूप डायरेटिक या हाई सीलिंग डायरेटिक प्रोड्यूस करते हैं। इससे जो यूरिन फॉर्मेशन होगा यानी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बॉडी से वाटर कंटेंट हायर अमाउंट में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ हाई सीलिंग डायरेटिक्स इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ फिनल। थिक असेंडिंग लूप ऑफ फिनल जो है वो उसका साइड ऑफ एक्शन है, यानी थिक असेंडिंग लूप ऑफ फिनल। ये साइड सेकंड दिख रही है, यहाँ पर जाकर ये ड्रग एक्ट होती है, फेरोसिमाइड या फिर लूप हाई सीलिंग लूप डायरेटिक्स। ठीक है, द मेन साइड ऑफ एक्शन क्या है इसका, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फिनल। ये थिक असेंडिंग लूप ऑफ फिनल, ये वाला साइड। अब बात करता हूँ इसकी फेरोसिमाइड में ड्रग की। Furosemide is a high ceiling diuretic agent that act on the ascending lymph of loop of Findle and produce maximum natriuretic effect than other diuretics. मैक्सिमम नाइट्रोटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं अदर डायरेटिक के कंपेयर में। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड इनहिबिट द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल इन द ल्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ फिंडल। ये क्या कर देते हैं, को ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें सोडियम क्लोरीन पोटेशियम के को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से इन आयंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और जब आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हाइपरटोनिक साल्ट की वजह से क्या होगा, वाटर इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ल्यूमन मेम्ब्रेन असेंडिंग लूप, देयरफॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दिस आयन इज डिक्रीज एंड एक्सक्रीशन ऑफ एंड एक्सक्रीशनल इंक्रीज, जिसकी वजह से ये आयंस होते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जब आयन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, रीनल ट्यूब के अंदर ये आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आपका रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा भागता है। कंसनट्रेशन यहाँ पे आयंस की ज़्यादा थी, इसलिए वाटर यहीं रहेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर का अमाउंट भी यूरिन फॉर्मेशन में वाटर का अमाउंट यूरिन में बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करें फार्मूला एक्शन की तो फेरोसेमाइड आर कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम इज डिक्रीज। फेरोसेमाइड के कारण सोडियम और पोटेशियम दोनों आयन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फेरोसेमाइड हैव ए वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एंड इंक्रीज द वाई कार्बोनेट एक्सक्रीशन एज वेल एज यूरिनरी पीएच। फेरोसेमाइड क्या करते हैं, कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर का काम भी करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वाई कार्बोनेट होते हैं, वाई कार्बोनेट का एक्सक्रीशन होता है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे यूरिन की पीएच भी बढ़ जाती है, यानी कि अलग पीएच हो जाती है। फेरोसेमाइड कॉज इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो एंड आउटपुट ऑफ द यूरिन। फेरोसेमाइड के कारण क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, साथ में आउटपुट ऑफ यूरिन भी, यूरिन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो यूरिन फिल्टर ज़्यादा होगा, यूरिन फिल्टर ज़्यादा होगा तो यूरिन का आउटपुट भी फेरोसेमाइड के कारण रीनल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, रीनल ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो रीनल में जब ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो रीनल यानी किडनी में ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो किडनी में ब्लड ज़्यादा फिल्टर होगा, जब फिल्टर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक यूरिन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। फेरोसेमाइड इंक्रीज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का आयंस इन द एक्सक्रीशंस। फेरोसेमाइड के कारण क्या होता है कि यूरिन के अंदर कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, इनके एक्सक्रीशन रेट को ये बढ़ा देते हैं। फेरोसेमाइड आल्सो इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ने से कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस ये प्रमोट कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की वजह से बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और एक्सक्रीशन बाइकार्बोनेट का ज़्यादा होगा। एडीएमई की बात करें, इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटाबोलाइज इन द लिवर तो फेरोसेमाइड के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मैं गलत बोल गया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे वाटर का पोर्शंस यूरिन में बढ़ जाएगा। ठीक है, फेरोसेमाइड की प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वाटर जब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है
कहाँ से, रीनल ट्यूब से, तो उसका यूरिन में अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जिससे कि यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एडीएमई की बात करें, रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरली मेटाबोलाइज लीवर में होती है, किडनी में होती है और एक्सक्रीट आउट ऑफ द यूरिन एंड सम इन स्टूल्स। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, ओटोटॉक्सिसिटी इज द मेजर साइड इफेक्ट। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या, ईयर में पेन या ईयर के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओटोटॉक्सिसिटी ईयर का इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, सुनने में दिक्कत होना, ये ओटोटॉक्सिसिटी ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं जब लार्ज डोज ऑफ फ्यूरोसमाइड ले ली जाए। हाइपर यूरेसीमिया क्या है कि मतलब हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। हाइपोकैलेमिया मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। हाइपरनेट्रेमिया मतलब क्या है, ब्लड के अंदर सोडियम लेवल भी कम हो जाता है, मैग्नीशियम डिप्रेशन भी रिड्यूस हो जाता है। ये एडवर्स इफेक्ट हैं अगर लॉन्ग टाइम तक हम फ्यूरोसमाइड किसी पेशेंट को देती हैं तो। ठीक है। उसकी बात करते हैं इंट्रैक्शन के। इंट्रैक्शन कई सारे हैं। हाई सीलिंग डायरेटिक्स पोटेंटिएट द एक्शन ऑफ अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाई सीलिंग डायरेटिक होते हैं वो आपके जितने भी अदर डायरेटिक एक्शन हाई सीलिंग डायरेटिक होंगे जो वो सभी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं, उनके एक्शन को बढ़ा देते हैं। पोटेंटिएट मतलब बढ़ाना। हाई सीलिंग डायरेटिक इंड्यूस हाइपोकैलेमिया विद यूज़ ऑफ डिजिटलिस। अगर डिजिटलिस के साथ में हाई सीलिंग डायरेटिक करेंगे तो पोटेशियम लेवल ब्लड में क्या होता है, कम हो जाता है। ये कल मैंने आपको बताया था कि हाई सीलिंग डायरेटिक्स को अगर हम डिजिटलिक्स के साथ यूज़ करते हैं तो ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। हाई सीलिंग डायरेटिक्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडी आर बोथ ओरोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, सो प्रोड्यूस एडेटिव टॉक्सिसिटी। हाई सीलिंग डायरेटिक्स के कारण ओरोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब ईयर जो हमारा एस्कुलर पार्ट है वहाँ पर जब ज़्यादा एक्ट होती है, जिससे सुनने में हियरिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। और सेम ये प्रॉब्लम किसके कारण होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबॉडी के कारण होती है। और तो इसलिए इन दोनों ड्रग को एक साथ ना दें, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी को और बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंडोमेथासिन एंड अदर एसिड डिमिनिश द एक्शन ऑफ हाई सीलिंग डायरेटिक बाय इनहिबिटिंग ए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द किडनी। एंडोमेथासिन और नेसिड्स क्या करते हैं, वो आपके हाई सीलिंग डायरेटिक्स के एक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। और मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जितनी ज़्यादा होगी उतना वाटर रीअब्जॉर्ब ना होकर वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यूरिन के वॉल्यूम को कि जो बढ़ाने का काम है उसको अगर हम किसी पेशेंट को फ्यूरोसमाइड दे रहे हैं, तो जो फ्यूरोसमाइड दे रहे हैं और वो एंडोमेथासिन या अदर एसिड ले रहा है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो जो आपका फ्यूरोसमाइड का इफेक्ट होगा यानी यूरिन वॉल्यूम होगा वो बढ़ नहीं पाएगा। क्वाट्रीमेक्साजोल गिवन विद द डायरेटिक्स कॉज ए हाइयर इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और क्वाट्रीमेक्साजोल को भी हम डायरेटिक्स के साथ में यानी फ्यूरोसमाइड के साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करता है, यानी कि हमारे प्लेटलेट्स लेवल को ब्लड के अंदर कम कर देगा। तो ये तो सब इंट्रैक्शन हुए, ध्यान रखना पड़ता है किस ड्रग के साथ में कौन सी ड्रग देनी है। अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशन में, तो ये अवॉइड किसी करनी है, इट इज अवॉइड टू द पेशेंट ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी। किसी को अगर ओटोटॉक्सिसिटी ऑलरेडी हियरिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको ना दें। हाइपर यूरेसीमिया, किसी का ब्लड लेवल में यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा उसको ना अवॉइड करें। हाइपोकैलेमिया, किसी का पोटेशियम लेवल पहले से कम है तो उसको अवॉइड करें। हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम इसे नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। हाइपोनेट्रेमिया मतलब क्या है, पोटेशियम लेवल के साथ साथ हाइपोनेट्रेमिया का मतलब है सोडियम लेवल भी ब्लड में कम हो जाए, सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाए, दैट इज़ द हाइपोनेट्रेमिया। यूज़ की बात करें तो फ्यूरोसमाइड जो यूज़ होता है एडिमा में यूज़ होता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को फ्लूइड जब एडिमा स्वेलिंग क्यों होती है, जब किसी भी ऑर्गन में फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, फ्लूइड ज़्यादा बढ़ रहा है, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, उस एडिमा हो जाता है। उस बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालना के लिए काम किसका होता है, फ्यूरोसमाइड का होता है, तो एडिमा में यूज़ करते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में यूज़ करते हैं। अगर लंग्स के अंदर कहीं में किसी कंडीशन में आपका वाटर लेवल या फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है तो ये मेनली दोनों एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कंडीशन CHF में होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होती है। तो सेरेब्रल एडिमा अगर ब्रेन के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ जाए उसमें भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। साथ में हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। हाइपरकैलेमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो उसमें यूज़ करेंगे। साथ में रीनल कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन हो रीनल में, तो उस केस में भी इसे यूज़ करते हैं, किसको, फ्यूरोसमाइड के लिए। और नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है डायरेटिक्स, वो है थायराइड डायरेटिक्स। हाइड्रोक्लोरोथायराइड कंटेनिंग सल्फोनामाइड रेसिड्यू इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, इट एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स। ये कहाँ पर एक्ट होते हैं, डिस्टल ट्यूबुल्स पे एक्ट होते हैं, यानी कि ये पोर्शन है डिस्टल ट्यूबुल्स ये वाला, तो ये साइड नंबर 3 यानी डिस्टल ट्यूबुल्स पे एक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इसको देखते हैं इसके बारे में।
The thyroid diuretics act on the distal tubules and decrease the reabsorption of sodium and chlorine ion. सोडियम क्लोरीन आयन का reabsorption कम कर देते हैं. It inhibit the sodium chlorine co-import at the lumen membrane on the distal tubule. और distal tubule की lumen membrane में ये क्या कर देते हैं, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिससे लेवल ऑफ सोडियम और क्लोरीन का आयन बढ़ जाता है. जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वाटर का लेवल यूरिन में बढ़ जाता है. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये क्लियर हो जाएगा आपका. ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक्ट होता है. जैसे सोडियम क्लोरीन जो एब्जॉर्ब हो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और जिसमें अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन सोडियम और क्लोरीन की रहेगी, जिससे वाटर हाइपोटोनिक होने की वजह से वाटर का भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिससे वाटर लेवल यूरिन के अंदर बढ़ जाता है. ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की. इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और क्लोरीन आयन थ्रू द यूरिन. यूरिन के थ्रू सोडियम और क्लोरीन आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं. इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन ड्यू टू द इंक्रीज द सोडियम आयन एक्सक्रीशन. ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट सोडियम पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज द सोडियम आयन एक्सक्रीशन. इसका एक चैनल होता है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो इफेक्ट होता है क्योंकि सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है उसके ट्रांसपोर्ट के कारण. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ थायराइड रिड्यूस मैग्नीशियम आयन्स इन द बॉडी, और मैग्नीशियम आयन का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है. इसलिए लॉन्ग टाइम तक थायराइड का यूज़ करें तो मैग्नीशियम की बॉडी में मैग्नीशियम आयन की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी. थायराइड को डिक्रीज द कैल्शियम आयन एक्सक्रीशन. कैल्शियम आयन के एक्सक्रीशन को ये कम करते हैं. जैसे फेरोसमाइड क्या करता था, कैल्शियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, लेकिन थायराइड होंगे वो कैल्शियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाते नहीं हैं. ठीक है, इन द यूरिन बाई प्रोमोटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन. और कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देते हैं, इसके एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं. ठीक है, थायराइड डायरेटिक कॉज डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट. थायराइड डायरेटिक के कारण क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. दिस रिजल्ट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. कार्डियक आउटपुट जब कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा. ब्लड जब वाटर का जो अमाउंट है ब्लड में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा. जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. ठीक है, एडीएमई की बात करें तो ऑल थायराइड्स होते हैं, ओरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मेटाबोलाइज लीवर किडनी में होते हैं, एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन हो जाते हैं. एडवर्स इफेक्ट की बात करें, मैग्नीशियम डिप्लीटेशन, मैग्नीशियम की बॉडी में कमी हो जाती है. हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम की कमी हो जाएगी. हाइपरयूरेसीमिया मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है. और हाइपरकैल्सीमिया मतलब क्या है, कैल्शियम लेवल भी बढ़ जाता है. इंट्रैक्शन की बात करें तो थायराइड डायरेटिक्स पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ ऑल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. जितने भी थायराइड डायरेटिक्स हैं वो भी सब क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के एक्शन को बढ़ा देते हैं. एंडोमेथासिन एसिड्स होते हैं वो डिमिनिश करते हैं थायराइड एक्शन के बाई, वो सेम है जैसे मैंने अभी बताया. पोस्टोनिक सिंथेसिस को कम करने के कारण इसकी थायराइड के एक्शन को भी कम कर देते हैं. और प्रोबिनासिड कंपेरेटिवली इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ थायराइड डायरेटिक्स. प्रोबिनासिड क्या कर देते हैं कि अगर प्रोबिनासिड को किसी पेशेंट को दे रहे हैं, प्रोबिनासिड बेसिकली आपका गाउट की कंडीशन में दिया जाता है, क्योंकि प्रोबिनासिड क्या करते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं. आप प्रोबिनासिड किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसके साथ में अगर हम थायराइड यूज़ कर रहे हैं तो थायराइड का इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड को वो ट्यूबल्स में सिक्रेट नहीं होने देते. ट्यूबल्स जो है अपनी नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में नहीं पहुंचने देंगे, और नेफ्रॉन्स में नहीं पहुंचने के कारण प्रोबिनासिड के कारण जब प्रोबिनासिड थायराइड को नेफ्रॉन्स में नहीं पहुंचने देगी, जिसकी वजह से थायराइड का इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है. प्रोबिनासिड कंपेरेटिवली इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ थायराइड डायरेटिक्स. ठीक है, कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इट इज अवॉइड टू द पेशेंट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया. किसी के अंदर ब्लड के अंदर पहले से ही सोडियम की कमी है तो उसको अवॉइड करेंगे. हाइपरयूरेसीमिया, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उसको अवॉइड करेंगे. हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है उसको अवॉइड करेंगे. हाइपोटेंशन में. ठीक है, ये तो इसके कंट्राइंडिकेशन हुए. यूज़ की बात करें तो एडिमा में यूज़ करते हैं, जैसे हमने फ्रोसमेड यूज़ करते थे. एक्यूट पल्मोनरी ओडिमा, जब मैंने बताया था एक्यूट पल्मोनरी ओडिमा CHF में कंडीशन होती है, उस कंडीशन में यूज़ करेंगे. और सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन के अंदर ब्रेन में अंदर कहीं फ्लूइड क्वांटिटी बढ़ गई है. और हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीयूरिया, अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में थायराइड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को कम कर देते हैं. और इसके अलावा डायबिटिक इंसिपिडेस में यूज़ किया जाता है. डायबिटिक इंसिपिडेस में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशंस बहुत, उसमें कुछ डायबिटिक इंसिपिडेस की मैं बात बाद में करूँगा, उसमें भी ये कुछ इंटरफेयर करता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम रोल ऑफ डायरेटिक इन CHF.
देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, CHF को आप समझना, पहले आपको CHF समझना पड़ेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है क्या। इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी पूरी पढ़नी है तो आपको एक पैथोफिजियोलॉजी नाम का एक इसमें मैंने एक वीडियो डाला है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF। इसमें आपको जो पैथोफिजियोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सर्च करेंगे, उसमें पैथोफिजियोलॉजी मेरी चैनल पर आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF मिल जाएगी। अगर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF आप समझेंगे तो उसके बाद में आप इसके रोल को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताया होगा, आपको मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो पहले तो पॉइंट यही है कि वो हार्ट आपका प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप नहीं हो पाया है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो टाइप का होता है, एक होता है राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और दूसरा होता है लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का अमाउंट या फिर कह सकते हैं ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हैवी पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा अमाउंट कहाँ पहुँचा होता है, हमारे लंग्स में पहुँचा होता है, क्योंकि ये लंग्स के लौट के जो हार्ट में आएगा वो कम अमाउंट में आता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, यानी लंग्स के अंदर बॉडी जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, जो प्लाज्मा पोर्शन है वो लीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड वहाँ पर ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो बॉडी फ्लूइड ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, पल्मोनरी एडिमा जो कंडीशन हुई है, एडिमा कंडीशन जो हुई है, उसको एडिमा कंडीशन को सिम्टोमेटिक इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि एडिमा जो है फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए हम डायरेटिक का एजेंट यूज़ करते हैं CHF, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल केस ऑफ सिम्टोमेटिक CHF आर ट्रीटेड विद डायरेटिक्स। जितने भी सिम्टोमेटिक CHF केस होते हैं सब में हम डायरेटिक का यूज़ करते हैं, चाहे आप लेफ़्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करें चाहे राइट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करें, दोनों टाइप में। हाई सोडियम डायरेटिक यानी फ्यूरोसेमाइड, ब्यूटेनमेनाइड are the diuretics of choice for mobilizing the edema fluid. Later they may be continue in low dose. जो मेनली फ्यूरोसेमाइड और ब्यूटेनमाइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एडिमा कंडीशन हुई है, जो फ्लूइड पोर्शन आपके लंग्स में या हार्ट में या कहीं भी ज़्यादा कलेक्ट हुआ है ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उस फ्लूइड पोर्शन को बाहर निकालने के लिए हम डायरेटिक का यूज़ करते हैं, चाहे फ्यूरोसेमाइड की बात करें, जो ब्यूटेनमाइड की बात करें, दोनों टाइप के डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। और बाद में जब हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो बाद में इसके डोज को हम कम करते जाते हैं, दे वे बी कंटिन्यू इन लो डोज, ठीक है। इन एडवांस CHF, अगर CHF बहुत ज़्यादा एडवांस है, मतलब बहुत क्रोनिक कंडीशन हो गई है, फॉर क्रोनिक यूज़ रेजिस्टेंस मे बी डेवलप इवन ए हाई रेजोल्यूशन डायरेटिक। अगर लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ करते हैं तो कभी भी ऐसा होता है कि जो आपके हाई सीलिंग डायरेटिक है उनका इफेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, नहीं इफेक्ट उनका प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में जब अपना इफेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं या एडिमा की कंडीशन है उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या रेजिस्टेंस जब गेन कर लिया है अगेंस्ट हाई सीलिंग डायरेटिक में, तो एडिशन है थायराइड डायरेटिक्स को इसके साथ में ऐड करते हैं फ्यूरोसेमाइड के, तो रेजिस्टेंट की जो प्रॉब्लम होती है उससे हम ओवरकम हो जाते हैं। लेकिन थायराइड को अकेले यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रोल क्या होता है, लिमिटेड होता है इन CHF पेशेंट में, ठीक है। दे आर द फॉलोइंग रोल ऑफ डायरेटिक्स इन CHF। पहला पोर्शन क्या है, डिक्रीज द प्रीलोड एंड इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। देखिए डिक्रीज द प्रीलोड मतलब जो ब्लड, प्रीलोड का मतलब क्या है, जितना ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है तो वो क्या प्रीलोड है। अगर अगर ब्लड के अंदर से हम वाटर कंटेंट निकाल दें तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट निकालने का हम क्या कर रहे हैं, डायरेटिक्स कर रहे हैं। जब वाटर कंटेंट इसमें कंटेंट निकल रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, जब वॉल्यूम कम अमाउंट में ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में तो प्रीलोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जब ब्लड कम आ रहा है तो कम ब्लड को पंप करना, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है वो आसानी से पंप कर लेगा, तो इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग ब्लड। तो उसको कम ब्लड आ रहा है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आसानी से ब्लड वहाँ से निकल सकता है। रिव्यूइंग पेरिफेरल एडिमा एंड पल्मोनरी कंजेशंस। अब पेरिफेरल एडिमा मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो एडिमा कंडीशन है, एडिमा कंडीशन क्यों हो रही है वो सोचो ज़रा। अब ना हमारा ब्लड पंप तो जो बॉडी के अंदर जितना ब्लड हमारा पड़ा हुआ है वो हार्ट पंप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा है। जब वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो जमा होता रहेगा, और जमा जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या होगा, फ्लो वहाँ पर जमा होगा, वहाँ पर क्या होगा कि प्लाज्मा से वाटर पोर्शन निकलता जाएगा, और प्लाज्मा से जहाँ वाटर पोर्शन निकलेगा वहाँ पर एडिमा जैसी कंडीशन बन जाएगी। और एडिमा जैसी कंडीशन बनने के कारण क्या होता है, जहाँ जहाँ पेरिफेरल एडिमा होगा वहाँ पे ये रिमूव करेगा,
पल्मरी कंजेशन मैंने बताया था कि अगर लंग्स के अंदर कहीं कंजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी फ्लूइड पोर्शन निकल गया होगा, तो पल्मरी एडिमा को भी ये रिमूव करता है, यानी कि एडिमा फ्लूइड पोर्शन को निकालने का काम करता है। इंटरवीनस फ्यूरोसेमाइड प्रोमोटली इंक्रीज द सिस्टमिक venous capacitance and produce rapid symptomatic relief in acute left ventricular failure। जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की कंडीशन में जो आपके फ्यूरोसेमाइड होते हैं, इंट्रावीनस फ्यूरोसेमाइड होते हैं, वो आपका बहुत जल्दी सिम्टम रिलीफ करते हैं, एडिमा कंडीशन को कम कर देते हैं, एडिमा को रिलीफ कर देते हैं, ठीक है। डायरेटिक हैविंग ए नो रोल इन एसिम्प्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर डायफंक्शन। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल डायफंक्शन हुआ, मैंने बताया दो टाइप का होता है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल डायफंक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में डायरेटिक का कोई रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है तो उस कंडीशन में डायरेटिक कोई भी रोल नहीं कर पाता है। लेकिन जो आपका एसिम्प्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, सॉरी मैं गलत बोल गया, एसिम्प्टोमेटिक लेफ्ट, जब कोई सिम्टम नहीं आ रहा है और एडिमा कंडीशन कोई नहीं है तो उस कंडीशन में डायरेटिक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और ब्रिस्क डायरेसिस, लेकिन जबकि क्या होता है, जब अगर डायरेटिक हम दे रहे हैं तो डायरेसिस होगा, यानी यूरिन ज़्यादा बाहर निकल रहा होगा, वाटर का पोर्शन ज़्यादा आउटपुट हो रहा होगा। तो ब्रेजन इन सम केसेस वेयर कार्डिक आउटपुट इज क्रिटिकली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ओवरलोड। अब जब डायरेसिस की कंडीशन, डायरेटिक हम किसी को दे दें तो ये सिम्टोमेटिक है, तो ब्लड से वाटर कंटेंट बाहर निकलता रहेगा, तो ऑटोमेटिक जो आपका वॉल्यूम ओवरलोड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कार्डिक वॉल्यूम ओवरलोड कम होने के कारण क्या होता है, कार्डिक आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कहने का मतलब समझाऊँ आपको, अगर किसी पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल डायफंक्शन हुआ है, मतलब कहीं एडिमा जैसी कंडीशन नहीं है, अब एडिमा जैसी कंडीशन नहीं है तो उसको हमें डायरेटिक नहीं देना है। अगर बाई चांस हमने डायरेटिक दे दिया तो जो सर्कुलेटिंग जो ब्लड है वो क्या होगा, उसमें से वाटर पोर्शन बाहर निकलता रहेगा। वाटर पोर्शन जब बाहर निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट में भी कम आएगा। जब हार्ट में कम आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका कार्डिक आउटपुट इज क्रिटिकली डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ओवरलोड पे कार्डिक आउटपुट डिपेंड होता है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, तो वो क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी जो एसिम्प्टोमेटिक वेंट्रिकुलर डायफंक्शन है। तो उस कंडीशन में जब एडिमा नहीं दिख रहा है हमको, एडिमा कंडीशन नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक टाइप का लेफ्ट वेंट्रिकल डायफंक्शन है, उसमें हम डायरेटिक यूज़ नहीं करते हैं। ओनली डायरेटिक तभी यूज़ करेंगे जब CHF के कारण एडिमा जैसी कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायरेटिक्स, रोल ऑफ डायरेटिक्स इन द CHF। और डायरेटिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये डायरेटिक मैं आपको हाइपरटेंशन में नहीं पढ़ाऊँगा, बस हाइपरटेंशन में बस आपको रोल बताऊँगा। ये बताना ज़रूरी भी था, अगर आपको वही नहीं पता होगा डायरेटिक्स क्या है तो आपको प्लीज़ समझ में नहीं आ पाएगा डायरेटिक अपना रोल कैसे प्ले करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। तो ये ज़रूरी था। अगर आपको क्लियर है इसमें, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर क्लियर है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम वेसोडायलेटर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।